नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। तारीख थी 18 जुलाई 2023। उस दिन दिल्ली के अशोका होटल में एनडीए गठबंधन की बैठक बुलाई गई। एनडीए गठबंधन की इस बैठक में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के अलावा 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियां इकट्ठी हुई। अब कौन पार्टियां थी, कौन कुनबे थे, कहा नहीं जा सकता। रामविलास पासवान की बिखरी हुई विरासत 2 पार्टियों के रूप में सामने आई, तो शरद पवार और बाला साहब ठाकरे की बिखरी हुई विरासत और विरासत पर दावा करने वाले कुछ लोग एनडीए गठबंधन के रूप में बैठक में हिस्सा लेने आए। इसी तरह की कुछ अन्य पार्टियां भी थी। लेकिन उसके ठीक 151 दिन बाद, जब 151 सांसदों के निलंबन की कार्रवाई चल रही थी, जिस दौर में संसद से 151 सांसद दोनों सदनों से निलंबित किए गए, उसके 151 दिन बाद आज यानी 19 दिसंबर को उसी अशोका होटल में इंडिया गठबंधन की भी बैठक बुलाई गई। 28 पार्टियां इसमें शामिल हुई, लेकिन यहां पार्टियों की गिनती आप कर सकते हैं। 18 जुलाई की एनडीए की बैठक में सिर्फ एक पार्टी दिखाई दे रही थी, भारतीय जनता पार्टी। और यहां पर पार्टियों की गिनती करें तो कांग्रेस पार्टी के अलावा बिहार की 2 पार्टी आरजेडी और जेडीयू, महाराष्ट्र की 2 पार्टी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और शरद पवार गुट एनसीपी, केरल के दोनों गठबंधन उनकी अलग अलग पार्टियां, पश्चिम बंगाल के दोनों प्रमुख गठबंधन उनकी अलग अलग पार्टियां, तमाम ऐसे दल वामपंथी दलों समेत तमिलनाडु की पार्टी, कश्मीर की दोनों प्रमुख पार्टियां, झारखंड की पार्टी, सबके प्रतिनिधि वहां दिख रहे थे। तो इस गठबंधनों की सियासत के दौर में क्या अशोका होटल सत्ता परिवर्तन की गवाही दे रहा है या सत्ता को बरकरार रखने की गवाही दे रहा है? वैसे अशोका होटल के बारे में एक बात आपको बता दें कि अशोका होटल वो जगह है जहां पर अक्सर सत्ता परिवर्तन का खेल और सत्ता में आने का खेल खेला जाता रहा है। कभी कामयाबी मिली है तो कभी नाकामयाबी मिली है। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए कि लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने में कुछ वक्त है, हालांकि यह घोषित तौर पर बज चुकी है, उस रणभेरी के बजने के दौर में अशोका होटल से जो अलग अलग सियासत की गई, उसका मौजूदा दौर में और सत्ता बनाए रखने और सत्ता को बदलने के दौर में कितना महत्व है। एक बात चर्चा को शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि दोनों गठबंधन जिनकी बात हम करने जा रहे हैं, ना तो एनडीए गठबंधन के पास कोई संयोजक है और ना ही इंडिया गठबंधन के पास अब तक कोई संयोजक है। गठबंधन जरूर तैयार है। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और दिल्ली की सियासत को लंबे वक्त से देख रहे हैं अशोक वानखेड़े जी। अशोक वानखेड़े जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने तो अशोका होटल में वो दौर भी देखा है जब कुछ नाम है जो लेने नहीं चाहिए, टोनी और बाला जैसे नाम लोग लेते हैं। सरकार कैसे बनाई जाती थी अशोका होटल से। और अशोका होटल में आपने वो भी देखा है कि शरद पवार को प्रधानमंत्री बनाने की बिड जब चल रही थी 91 में, कैसे नरसिम्हा राव की एंट्री होती है और पूरा खेल बिगड़ जाता है। क्या है अशोका होटल और सत्ता का ये पूरा जिंक्स जिसके सहारे सियासत होती है? दिल्ली में सबसे बड़ा नहीं तो मैं बोल रहा हूँ एशिया में एक बड़े होटलों में नाम आता है अशोका होटल। अपने आप में एक भारत का गौरव है, मैं कहता हूँ, भले ही सरकार उसको चला रही होगी। और वो इस देश में सत्ता परिवर्तन का गवाह रह चुका है। सत्ता परिवर्तन के खेल को नाकाम होते हुए भी उसने देखा है। अर्श से लोग फर्श पर और फर्श के लोग अर्श पर जाते हुए भी अशोका होटल ने देखा है। वही कुछ नज़ारा अशोका होटल में फिर से देखने को मिल रहा है। इसका नतीजा क्या होगा, परिणति क्या होगी, ये तो 2024 के नतीजों के बाद आएगा। लेकिन अब दोनों तरफ से मोर्चाबंदी तो बहुत तगड़ी हुई। आपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि आज से कुछ महीने पहले, 5 महीने पहले एनडीए गठबंधन की मीटिंग हुई। मुझे लगता है 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो कहा जरूर जाता था कि वो एनडीए की सरकार है, लेकिन वो मोदी जी की सरकार थी। वो भाजपा की सरकार भी नहीं रही 2019 के बाद, वो मात्र मोदी जी और अमित शाह की सरकार रही। ऐसे में एनडीए को जगह कहां? एनडीए के जो पार्टनर तथा कथित जो कहीं मंत्रालय में भी पड़े हुए थे, वो सिर्फ इस पे थे कि भाई हम पे मेहरबानी है कि हमें एनडीए का घटक माना जाता है। लेकिन बिहार में पहला प्रयास हुआ और उसके बाद बेंगलोर में जब 28 लोग इकट्ठा हुए, 28 राजनीतिक दल, और वो 28 राजनीतिक दलों में बहुत सारे दल ऐसे थे कि जिनकी क्षेत्रीय अलग अलग राज्यों में उनकी सरकारें भी थी और क्षेत्र में या क्षेत्र विशेष में वो अपनी ताकत थे। अब उस 28 का जिस दिन वहां पे बेंगलोर में मीटिंग हुई, आनंद फानंद में एनडीए गठबंधन को भी याद आया कि हमारा भी गठबंधन है।
और उसके बाद आपके 28 तो हमारे 38, 10 आपसे ज्यादा। उन 38 में पार्टियां कहां थी? उस 38 में ऐसी भी पार्टियां थी जिसका कोई पार्षद भी नहीं था, लेकिन राजनीतिक दल है रजिस्टर्ड। अपने देश में हजारों की तादाद में राजनीतिक दल रजिस्टर्ड है, कोई क्षेत्रीय है, कोई राष्ट्रीय है। अब उनमें से कौन कितना कुन बात आता था, उसमें बहुत सारे गन पॉइंट पे थे। क्योंकि मैं खासकर महाराष्ट्र से तो एक बात बता दूं कि हिंदुत्व के नाम से यदि एकनाथ शिंदे अलग हो गए कि हिंदुत्व बाला साहेब ठाकरे का खतरे में आ गया, कांग्रेस के साथ जाके, एनसीपी के साथ जाके, इसलिए वो बीजेपी के साथ चली गई, तो आज उन शब्दों की कोई कीमत नहीं जब अजित पवार को अपने गोद में लेके मुख्यमंत्री घूम रहे हैं। तो वो हिंदुत्व वाला कहा गया। कुल मिलाकर अजित पवार हो या शेखनाथ शिंदे हो, ये ईडी के डर से भागे हुए लोग हैं, इसीलिए वो गन पॉइंट के मेंबर से भाजपा के या एनडीए गठबंधन के, इसलिए वो गठबंधन कोई वैचारिक या कोई विचार करने के लिए नहीं बना था। वो गठबंधन नरेंद्र मोदी जी को इंडोर्स करने के लिए बना था, क्योंकि इतने सालों बाद मीटिंग हुई और उस मीटिंग में क्या तय हुआ कि हमारा नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी करेंगे। ठीक है, आपने गठबंधन की बात की। एक सवाल यह उठता है कि इंडिया गठबंधन के 2 मुख्यमंत्री ईडी के रडार पर हैं। दोनों को प्रेम पत्र मिल चुका है ईडी का, एक झारखंड के जो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शामिल हुए बैठक में, और एक दिल्ली वाले जो आज अशोका होटल में मौजूद थे। इन दोनों मुख्यमंत्रियों को, दिल्ली वाले को तो 21 के पहले ही पेश होना है, 21 तक पेश होना है। क्या आपको लगता है दोनों सदन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर, संसद के दोनों सदन के, वो सांसदों को सस्पेंड करने में कंपटीशन कर रहे हैं, कौन कितना विकेट गिराता है? दूसरी तरफ ईडी कंपटीशन कर रही है कि कौन कितनी विपक्षी सरकारों को डिस्टेबलाइज करता है। क्या लगता है कि कंपटीशन ईडी बनाम लोकसभा राज्यसभा सभापति है, या कंपटीशन ये जनता भी देख रही है, जिस कंपटीशन का नतीजा जनता के बीच कहीं वोटर के रूप में ना हो जाए? आप इसे कंपटीशन कहते हैं अभिषेक जी, मैं इसे सत्ता पक्ष की हताशा कहता हूं। हताशा में भी कंपटीशन होता है? हताशा में सवाल यह है कि आप इतने हतोत्साहित है, आपको इतना डर लगा हुआ है कि आप विपक्ष की सरकारें बैलेट पेपर से नहीं, चुनाव के मैकेनिज्म से नहीं, आप ईडी और इनकम टैक्स के डर से गिरा रहे हैं। लेकिन जहां सत्ता में आ रहे हैं, क्या लोग समझ नहीं रहे कि आप क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? उसके बाद विपक्ष का इतना डर है, आपके पास 300 से ज्यादा लोकसभा में सदस्य हैं, मैसिव मैंडेट जिसको कहते वो है, लेकिन इसके बाद जो 200 लोग बचे हैं, उसका जो स्वर है, उसके जो तीखे सवाल है, उस तीखे सवालों का ये सरकार मुकाबला नहीं कर पाती, तो बहुत ही छोटे छोटे बातों पे निष्कासन हो रहा है। मैं छोटी बात इसलिए कह रहा हूं, कुछ अब जो कुछ बुद्धिजीवी भी होंगे, कुछ अंधभक्त भी होंगे, उनको लगेगा कि हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नहीं, यदि ये बड़ी बात होती तो भाजपा ने क्या किया? ये नरेंद्र मोदी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है। एक बात बताइए, मैं आपको उदाहरण, एक बात बताइए, आप 14 से 23 आ गया, 9.5 साल हो गए सरकार के। कल्पना कीजिए कि लालू यादव यदि संसद में होते हैं, पुरानी फुटेज जो हम लोग देख करके कभी कभी इंटरटेन करते हैं, कब के पहले ही साल निष्कासित हुए होते हैं। कितनी बार निष्कासित हुए होते हैं? निष्कासन का मैं इतिहास बताता हूं। मोदी जी का दूसरा नाम निष्कासन है। ये कैसे? हिरेन पांड्या को याद कीजिए, गुजरात में जिनकी हत्या हुई। अमर सिंह चौधरी लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उन्होंने श्रद्धांजलि की सभा में कहा, श्रद्धांजलि जो दी जा रही थी विधानसभा में, उसमें उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक हत्या है जी। उसके ऊपर हंगामा हो गया। स्पीकर ने पूर्ण विपक्ष को निलंबित कर दिया और बिना विपक्ष के वो श्रद्धांजलि का सेशन चला, और फिर नरेंद्र मोदी जी ने अंतिम भाषण मुख्यमंत्री देते हुए रोते हुए कहा कि हिरेन पांड्या मेरे कितने नजदीक थे जी। ये निष्कासन का जो मॉडल है, ये मॉडल गुजरात का है। जो बार बार कहा जाता था 2014 में कि गुजरात का मॉडल आ रहा है, ये गुजरात का मॉडल ये है। जो बार बार कहा जाता था कि गुजरात का मॉडल ये है कि कर्ज लेके देश चलाओ, ये दूसरा मॉडल है गुजरात का। नहीं, गुजरात में 2 दलीय व्यवस्था है। आज हम जिस चर्चा को कर रहे हैं उस चर्चा में 2 दलीय व्यवस्था नहीं। यहाँ 543 सांसदों के लिए चुनने के लिए केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश और पूर्ण राज्यों को मिलाकर 3 दर्जन से ज्यादा राज्य वहां से चुन करके आते हैं, सिर्फ गुजरात से नहीं आते। ये इंडिया गठबंधन की जो बैठक है, इसमें प्रकाश आंबेडकर भी आए हैं और तमाम दूसरे लोग भी आए हैं। क्या आपको लगता है कि इस इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद
सीट शेयरिंग का मुद्दा तो कोई मुद्दा नहीं, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, गोदी मीडिया का मुद्दा है, क्योंकि दिल्ली का ही मामला है केवल सीट शेयरिंग का फंसा हुआ, और वो भी सॉल्व हो गया है, वो भी सॉल्व हो जाएगा या हो गया है। ठीक है, मुद्दा दरअसल ये है कि इंडिया गठबंधन इस देश में तकरीबन 450 सीटों पर, जो चर्चा, जो अंदरूनी सूत्रों से जानकारी मिली है, एक सीट पर एक कैंडिडेट, एक सीट एक कैंडिडेट, 1 सीट 1 कैंडिडेट के फॉर्मूले पर चल रहा है। वो जाति जनगणना का मुद्दा लेकर जाएगा, वो बेरोजगारी का मुद्दा लेकर जाएगा, वो आरक्षण बढ़ाने का मुद्दा लेकर जाएगा, वो मराठा आरक्षण लेकर जाएगा, वो जाट रिजर्वेशन लेकर जाएगा, वो अग्निवीर लेकर जाएगा, वो ओपीएस लेकर जाएगा, महिला पहलवानों का मुद्दा लेकर जाएगा। क्या लगता है, राम मंदिर के चुनावी हिंदुत्व से मुकाबला करने के लिए आज कोई रणनीति अशोका होटल में बनी होगी, या इन लोगों को कॉन्फिडेंस है कि हम निकाल लेंगे अपने मुद्दों? नहीं, बनी होगी। और जो 1 to 1 लोगों को लगता है कि ये दूर की कौड़ी है, नहीं है। बिहार में 1 to 1 ही है जी। बिहार में सारे कांग्रेस, आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड एक है, बाकी सामने बीजेपी है। वहां बंगाल में लेफ्ट कांग्रेस और ममता एक होती है, तो वहां बीजेपी वर्सेस 1 to 1 है जी। ये 1 to 1 के ही मामले हैं। सिर्फ 1 to 1 का मामला जो लोगों को लगता है या प्रोजेक्ट किया जाता है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अखिलेश के साथ कैसा होगा, लेकिन अखिलेश, कांग्रेस और मायावती यदि इकट्ठा आती है चुनाव के पहले तो भी 1 to 1 होगा, और नहीं भी हुआ तो एक उत्तर प्रदेश एक राज्य छोड़ना पड़ेगा। बाकी राज्यों में तो 1 to 1 ही है। कौन से राज्य में अलग है? मार्किंग तो 1 to 1 है। महाराष्ट्र में भी महाविकास आघाड़ी वर्सेस महायुति जिसको कहते हैं। कुछ दिनों पहले मुझे बीजेपी के एक, मैं नाम नहीं लूंगा, उनका पॉलिटिकल करियर है, उचित भी नहीं है, बीजेपी के एक बड़े नेता से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि मुकाबला 4 चुनावी राज्यों में लड़ा जाना है, बाकी राज्यों का मामला सेट है कि कहां कौन किसकी बढ़त है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ 145 सीटें, और इन 145 सीटों में उनका मानना था कि बीजेपी यदि 80 पर रेस्ट्रिक्ट हो गई तो 150 पार नहीं करेगी, मैं उनकी बात कह रहा हूं, और बीजेपी यदि 110 या 120 पर रेस्ट्रिक्ट हो गई तो 200 पहुंचना असंभव सी बात होगी। नहीं, ये कैलकुलेशन तो हम भी कह रहे हैं, एक नया कैलकुलेशन नहीं है। तो इसके लिए इंडिया गठबंधन में क्या हुआ होगा आज? मैंने यही कह रहा हूं आपको। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ लीजिए, छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। उसमें इंडिया गठबंधन के बाकी दल क्या कर सकते हैं? वहां ममता भी आ जाएगी, नीतीश भी आ जाएगा, क्या इंपैक्ट कर पाएगा? छत्तीसगढ़ के लिए कुर्मी नेता बघेल है, नीतीश से बड़े छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश में आमने सामने है, एक बेल्ट है कॉर्नर का जहां बीएसपी या एसपी का बहुत ही परसेंटेज कम है, लेकिन इस चुनाव में पता पड़ गया है समाजवादी पार्टी का कितना वोट परसेंटेज है। वही राजस्थान में है मध्य प्रदेश, और कांग्रेस और बीजेपी सामने है। ये कांग्रेस को तय करना होगा कि इन 3 राज्यों में वो इंडिया गठबंधन के एस्पिरेशन को कितना फुलफिल कर पाते हैं। यदि इन 3 राज्यों में, जैसा पिछली बार हुआ था, विधानसभा एक के पास और लोकसभा एक के पास, इस बार विधानसभा बीजेपी के पास है, यदि लोकसभा कांग्रेस के पास आती है तो बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन 150 के आसपास रहेगा। और यदि ये नहीं भी आया, ये सारी जगह बीजेपी ने स्वीप कर दिया, सारा का सारा, यूपी भी स्वीप कर लिया, तो भी मध्य प्रदेश, तो भी बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र, इस जगह पे यदि 70-80 सीट का गड्ढा पड़ गया तो वो 80 सीटों से आप 230 पे आते हो। यदि आप 230 पे आ गए तो फिर 277 होने के लिए जो चाहिए वो कहां से आएगा? क्योंकि जो बीजेपी के पास है वो सर्वोच्च है, इससे जा नहीं सकता। बीजेपी 25 से ज्यादा सीटें राजस्थान में ले नहीं सकती। एक आखिरी सवाल हम लेते हैं, संयोजक की बात हम नहीं करेंगे कि नीतीश बने या नहीं बने, खड़गे बने या नहीं बने, क्योंकि संयोजक तो दूसरे पाले में भी नहीं है, एनडीए में भी नहीं है, तो चर्चा बेमानी है। आखिरी सवाल यह है कि क्या विपक्ष को अपने कैंडिडेट की घोषणा बीजेपी का कैंडिडेट देखने के बाद हर सीट पर करनी होगी, या वो अनाउंसमेंट वो पहले करेंगे, सीट वाइज पहले करेंगे? क्या लगता है कि इसको लेकर कोई रणनीति बनी है? बिल्कुल रणनीति बनी है। इस बार मुझे लगता है इंडिया गठबंधन इंतजार करेगा बीजेपी के उम्मीदवारों का। जिस हिसाब से कास्ट कॉम्बिनेशन में बीजेपी उम्मीदवार उतारेगी, उसी के आगे, क्योंकि बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बहुत सारे राज्यों में, करीब करीब सभी राज्यों में जाति आप कितना भी मना करिए, भले ही नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि गरीबी एक जाति है मेरे लिए, बाकी कोई नहीं है, ये सब सर्विस है, बोलने की बातें होती है, जाति छूटी नहीं है। जाति के बगैर यदि आपने अभी मुख्यमंत्री जो बनाए हैं, एक राज्य में ब्राह्मण बनाया, एक राज्य में आदिवासी बनाया, एक राज्य में ओबीसी बनाया, क्यों बनाया? ये जाति। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि बीजेपी यदि नॉमिनेशन के किसी सीट पर, नॉमिनेशन के सेकंड लास्ट डे
कैंडिडेट घोषित करेगी तो क्या विपक्ष अंतिम दिन करेगा? नहीं, विपक्ष भी अपने प्रोसेस के साथ चलेगा और बीजेपी ऐसा करेगी नहीं। कुछ सीटें होगी जहां बीजेपी भी इंतजार करेगी, कुछ सीटें होगी जहां कांग्रेस, सब लोग, कई बार तो ऐसा होगा कि फॉर्म भी भरा जाएगा। विड्रॉल किसका होता है ये भी, क्योंकि ये जीने मरने का सवाल है। ये सिर्फ एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन की लड़ाई नहीं है, ये इंडिया गठबंधन के तमाम क्षेत्रीय दलों के लिए जीने मरने का सवाल है। यदि 2024 चुके। अब आपने एक बड़ा सवाल उठा दिया तो एक सवाल और इससे बनता है, हमारे दर्शकों को हंसी आएगी सुन के। फॉर्म बी जिसको कहते हैं टिकट, चुनाव आयोग हर पार्टियों को इशू करता है। आम बोलचाल की भाषा में चुनाव में उसे टिकट कहते हैं कि अमुक कैंडिडेट को अमुक पार्टी से मिला। राज्यों का आकार लंबा चौड़ा है, कहीं जिसके घर में फॉर्म बी साइन करके रखा जाएगा किसी इलाके में कि इधर के जो 8 सीटें हैं वो फॉर्म बी वहां से उठाएगा, उसी के घर ईडी का छापा तो नहीं पड़ेगा? पड़ सकता है। तो आपको फॉर्म बी, क्योंकि सपोज कीजिए आपको फॉर्म बी 3 जगह देना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा जी। ये तो देखिए, ये तो चलता जाएगा। आपका पैसा कहाँ रखा है, आपका फाइनेंसर कौन है, आपको किस उद्योगपति से पैसा मिल रहा है, क्षेत्रीय दलों को कौन पैसा दे रहा है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड किसको किसने कितने दिए, ये सारा हिसाब केंद्र सरकार के पास होगा। और 2024 में मोदी जी वो भी नहीं छोड़ेंगे। सारी आपके जो है पाइपलाइन टाइट की जाएगी कि आपको पैसा नहीं मिले, आपको लोगों की मदद नहीं मिले, आपको व्हीकल्स नहीं मिले, क्योंकि ये चुनाव अब स्टेट चुनाव नहीं रहा है। इस चुनाव में अब इतने पेतरे बदल गए हैं कि अब हर चुनाव में कई सारी परंपराएं टूट रही है। हर चीज की एक परंपरा होती है। एक किसी के परिवार के खिलाफ नहीं बोलना, ये परंपरा थी, लेकिन अब आज पत्नी से लेके गर्लफ्रेंड से लेके सबके बारे में जिक्र होते हैं। तो फिर अब परंपराएं बची कहाँ हैं? यहाँ तो सिर्फ मारकाट बची है। एन केन प्रकरण, सत्ता में आना है या सत्ता छीननी है, बस 2 ही विकल्प है और दोनों के रण सजे हुए हैं। रण सजाने के दौर में निलंबन की जो कार्रवाई चल रही है, ये कार्रवाई किसी को समझ में नहीं आ रही है। इस पर हम अलग से कार्यक्रम करेंगे। लेकिन आज जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन के नेताओं की बॉडी लैंग्वेज थी, उससे साफ साफ दिखाई दे रहा था कि जमीनी चुनावी गणित उन्हें भी समझ में आ रहा है, और जब जमीन का गणित उन्हें समझ में आ रहा है तो साफ साफ उन्हें दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की कमजोर नस कहां है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी किस कार्ड से खेलना चाहते हैं। दलित प्रधानमंत्री का मुद्दा गोदी मीडिया ने जिस प्रकार से ममता बनर्जी के मुंह में डालकर उनके मुंह से उछलवाने की जो बात की है सामने में, उसकी हकीकत क्या है वो बाद में पता चलेगा। लेकिन मुद्दा दलित और ओबीसी है, मुद्दा सवर्ण भी है, मुद्दा समाज के अलग अलग हिस्से भी हैं, और इन मुद्दों के दौर में निलंबन भी मुद्दा है कि निलंबन सांसदों का नहीं बल्कि निलंबन लोकतंत्र का है। और इस दौर में इंडिया गठबंधन जिस तरह से इकट्ठा हुआ है, तो इस गठबंधन को बिल्कुल 1989 के दौर के रामो वामो गठबंधन की तरह लिया जाना चाहिए, जिस रामो वामो गठबंधन में बीच में तो जनता दल था, लेकिन एक तरफ लेफ्ट दूसरी तरफ राइट, एक तरफ बीजेपी दूसरी तरफ वाम दल, दक्षिणपंथी वामपंथी दोनों एक साथ इकट्ठे थे। आज भी ममता बनर्जी और सीपीएम एक साथ है, कांग्रेस और आम आदमी एक साथ है, ये शरद पवार और उद्धव ठाकरे एक साथ है, नीतीश कुमार लालू यादव एक साथ है, कांग्रेस पार्टी इन सबके साथ है। वो संभवतः बहुजन समाज पार्टी भी आ जाए, कहा नहीं जा सकता। तो इस प्रकार के दौर में निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष की चिंता बढ़नी है। देखते हैं नरेंद्र मोदी की गारंटी की जो चर्चा है, वो गारंटी बेरोजगारी और अग्निवीर की गारंटी के रूप में तो सामने आ गई है, महंगाई के रूप में सामने आ गई है, किसानों के ऊपर लखीमपुर खीरी के गोलीकांड के रूप में सामने आ गई। आने वाले समय में ये गारंटी अगले 4 महीने में और कितने रूप में सामने आएगी, ये इंडिया गठबंधन अपने मुद्दों के आधार पर तय भले ना कर सके, 4 महीने बाद रोकने की स्थिति में जरूर जा सकता है, अगर उसकी रणनीतियां सही है तो। रणनीतियों का खुलासा भी परत दर परत समय समय पर होता रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।